नमस्कार एंड वेलकम बैक। सोचो आप यूरोप में खड़े हो और सामने अफ्रीका दिख रहा है, बिल्कुल साफ पहाड़ दिख रहे हैं, शहर भी दिख रहे हैं, लेकिन आप वहां गाड़ी चलाकर जा नहीं सकते। और सबसे शॉकिंग बात, दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस ओनली 14 किलोमीटर का है। मतलब मुंबई से नवी मुंबई जितना आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। समुंदर के नीचे 50 किलोमीटर डीप टनल्स बना चुका है। चाइना 55 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज बना चुका है। फिर भी यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक भी ब्रिज या टनल आज तक क्यों नहीं बन पाई? क्या दुनिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर इस 14 किलोमीटर के एरिया में कुछ ऐसा राज छुपा है जो दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स को भी हरा देता है? आज हम जिब्राल्टर स्ट्रेट्स की वही कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जहां इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स तीनों टकराते हैं और जहां असली विलन ना ही समुंदर है ना ही इंसान। मैप पर देखो, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक पतली सी वाटर स्ट्रिप है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ मोरक्को, और सबसे नैरो पॉइंट पर डिस्टेंस सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाता है। पहली नजर में लगता है यार ब्रिज बना दो, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यही दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन भी है, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्टेंस है ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसके नीचे छुपी है। अब एक काम करो, आईफिल टावर को इमेजिन करो, अब उसके ऊपर एक और आईफिल टावर रख दो, फिर उसके ऊपर तीसरा। लगभग इतनी गहराई है जिब्राल्टर के सबसे छोटे रूट पर, कुछ जगहों पर तो करीब 900 मीटर की गहराई है। अगर ब्रिज बनाना हो तो पिलर कहाँ खड़े होंगे और कैसे खड़े होंगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। इसी स्ट्रेट के नीचे दो महान टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, एक अफ्रीकन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट्स लगातार मूव कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही है। इसी वजह से ये पूरा रीजन अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है। मतलब आप ब्रिज बना भी लो तो नीचे की जमीन खुद स्टेबल नहीं रह पाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई रेत पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करे। और अगर ये चैलेंज भी कम लग रहा है तो नेचर ने एक और सरप्राइज छोड़ रखा है। अटलांटिक ओशियन का ठंडा पानी और मेडिटेरियन सी का गर्म पानी दोनों यहीं पर आपस में मिलते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है पावरफुल करंट्स। यानी इंजीनियर्स को सिर्फ समुंदर के नीचे काम नहीं करना है, बल्कि एक कॉन्स्टेंटली मूविंग बैटलफील्ड में काम करना है। इसी वजह से कई सर्वेयर्स और ड्रिलिंग मशीन्स को काम करने में प्रॉब्लम आती रही है। अब सवाल आता है, ठीक है, ब्रिज मुश्किल है तो टनल बना लो। आखिर यूके और फ्रांस के बीच में पहले से ही चैनल टनल्स बने हुए और सक्सेसफुल भी है, तो यहाँ क्यों नहीं? और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाती है। रिसर्चर्स ने जब समुंदर के बेस का डिटेल सर्वे किया तो पता चला शॉर्टेस्ट रूट ही सबसे डेंजरस रूट है। कहीं पर सॉफ्ट क्ले है तो कहीं पर वीक रॉक फॉर्मेशन, कहीं हार्ड रॉक्स तो कहीं एक्सट्रीम डेप्थ। यानी ब्रिज भी नाइटमेयर है और साथ ही टनल भी नाइटमेयर है। इसीलिए इंजीनियर ने इस शॉर्टकट रूट को पूरा ही साइड कर दिया और एक लंबा लेकिन कंपैरेटिवली सेफर रूट चूज किया। आज जो प्रपोजल सबसे ज्यादा डिस्कस होता है वो ब्रिज का नहीं बल्कि रेल टनल का है। एक ऐसी टनल जो यूरोप और अफ्रीका को पहली बार परमानेंटली कनेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से जुड़ा है, क्योंकि जिब्राल्टर टनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ समुद्र नहीं है, ये दोनों कंट्रीज खुद है। मैप पर मोरक्को के नॉर्थ कोस्ट को देखो, वहां दो शहर है, क्यूटा और मिलीला। सबसे शॉकिंग बात,
ये दोनों सिटीज अफ्रीका में है, लेकिन इन्हें कंट्रोल स्पेन करता है। यानी टेक्निकली यूरोप की टेरिटरी अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मोरक्को मानता है कि ये टेरिटरी उसकी होनी चाहिए और स्पेन मानता है कि ये तो ऑलरेडी स्पेन का ही हिस्सा है। और इसी मुद्दे पर दोनों कंट्रीज में बहुत बार टेंशन्स देखने को मिली है। अब सोचो, जो देश अपनी टेरिटरी पर ही एग्री नहीं कर पा रहे, उन्हें मिलकर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन इस कहानी में एक लेयर और है और उसका नाम है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा आज दुनिया के सबसे पुराने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में से एक है। कहानी शुरू होती है स्पेन से। कभी वेस्टर्न सहारा स्पेन की ही कॉलोनी हुआ करती थी। 1975 में स्पेन वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद सवाल खड़ा हुआ, अब ये एरिया किसका होगा? मोरक्को ने कहा ये एरिया अब हमारा, लेकिन वहां के कई लोकल लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, हम अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये लोग वेस्टर्न सहारा के लिए इंडिपेंडेंस डिमांड करते हैं, जबकि मोरक्को इस पूरे रीजन को अपना हिस्सा मानता है और ये डिस्प्यूट आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया। फिर आता है ईयर 2021। पोलिसारियो फ्रंट के लीडर ब्राह्मण घाली बीमार पड़ गए। स्पेन ने उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने देश में एंट्री दे दी। मोरक्को को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्पेन न्यूट्रल है। स्पेन तो सिर्फ उन लोगों की मदद कर रहा है जो मोरक्को के टेरिटोरियल क्लेम को चैलेंज करते हैं। और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तनाव बढ़ गया। अब सोचिए, एक तरफ इंजीनियर्स टनल को डिजाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जिब्राल्टर टनल का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, सिर्फ जियोलॉजी नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिटवीन नेशंस। क्योंकि स्टील और कंक्रीट से ब्रिज बनाना शायद आसान होगा, लेकिन दो देशों के बीच भरोसे का ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हिस्ट्री बदल जाएगी। पहली बार ट्रेन के थ्रू यूरोप से अफ्रीका जाना पॉसिबल होगा। ट्रेड और तेज होगा, लोगों की मूवमेंट और आसान होगी और इंसान एक और इम्पॉसिबल चैलेंज को पॉसिबल कर देगा। तब तक यूरोप और अफ्रीका के बीच सिर्फ ये 14 किलोमीटर का गैप नहीं है, ये 14 किलोमीटर इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के बीच की सबसे बड़ी जंग है। और दुनिया आज भी देख रही है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।